हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज ऑफ नाउ आपको सभी को ये पता ही होगा कि क्लास 10th स्टूडेंट्स जो हैं इस बार 2021 में जो एग्जाम देने वाले थे उनका बोर्ड्स एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। सो अभी उनको जो भी मार्क्स मिलेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ये क्या है, वे शायद स्कूल में जो प्री बोर्ड्स हैं उसके मार्क्स या और भी अगर कोई एग्जाम्स हुए हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस करके स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के साथ जो 2021 में एग्जाम देने वाले थे। तो अब इसके रिगार्डिंग उनमें बहुत सारे चीजें बहुत सारी हैं कि क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स आएंगे कि ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, आपको 80% मार्क्स आए या 99% मार्क्स आए, ठीक है, वो इक्वल ही है ऑलमोस्ट। क्योंकि 10th बोर्ड्स के जो भी मार्क्स होते हैं वो आपको उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो 10th में वैल्यू है दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया, जैसे लेट से आपने डेट ऑफ बर्थ 2005 दिया है, ठीक है, तो वो 2005 जो डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th के मार्कशीट में या उसके एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ वही कंसिडर किया जाएगा। एंड उसका सिर्फ उतना ही यूज है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप 70% भी लेकर के आ रहे हो स्कूल में या अगर आप 99% भी लेकर के आ रहे हो, तो ऐसा अगर आप टेक्निकली देखो तो उसका कोई भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आपको मार्क्स अच्छे आते, अगर बोर्ड्स एग्जाम होते मार्क्स अच्छे आते, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता, आपकी नॉलेज काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती। तो ये सारी चीजें भी हैं। और कुछ जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, बोर्ड्स एग्जाम लेने चाहिए। तो एज ऑफ नाउ आप जानते हैं कि अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है काफी ज्यादा बहुत बुरा सिचुएशन है। तो इसको हैंडल करने के लिए ये कहीं जो स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हॉल है वो कोरोना हॉटस्पॉट ना बन जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो क्लास 10th के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं और जो 12th के एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेट्स सी कब तक पोस्टपोन रहते हैं क्लास 12th के एग्जाम, एंड मे बी शायद उनको भी कभी कैंसिल ना करना पड़ जाए, ठीक है। तो अभी आप ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं दो कि आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, आपको मार्क्स ज्यादा आएगा कम आएगा, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्लास 11th की प्रिपरेशन पे चले जाओ। एंड अगर आप वो बच्चे हो जो साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, मैथ्स लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, साइंस में भी, मतलब साइंस में भी वो बच्चे हो जो मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अगर जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए क्लास 11th में जो जा रहे हैं। एंड फिजिक्स का चूंकि मैं टीचर हूं तो मैं यहाँ पर आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि फिजिक्स जो है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टडी करना है एंड किस तरीके से आपको स्टडी करके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पहले पढ़ना जरूरी है एंड विच बुक्स टू फॉलो, ठीक है, कौन से बुक्स को फॉलो करना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। तो पहले मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है, टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू 11th, ठीक है। तो मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया कि आप वो बच्चे मुझे देख रहे हो जो या तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या तो मेडिकल में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, कि अगर आप वो बच्चे हो जो मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हो, ठीक है, मेडिकल एग्जाम्स देना चाहते हो, ठीक है, एंड अगर आप वो बच्चे हो जो इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो देखो ध्यान से, मेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है, जो रेपुटेड एग्जाम है, दैट इज नीट, ठीक है। ये आपने सब सुना होगा कि नीट एग्जाम जो है ये मेडिकल के लिए होता है। एंड इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग वो उसका जो सिलेक्शन होता है अच्छे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो उसका सिलेक्शन थ्रू जेई मेंस, ठीक है, जेई एडवांस, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड और भी बहुत सारे रेपुटेड इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस हैं जो आपको देने होते हैं। दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिटसेट, ठीक है, बिटसेट। यहाँ पे बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा, इस तरह के बिट्स वाले कॉलेज आपको मिलते हैं। एंड आपको देखो बिटसेट है, उसके बाद वेबजी है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, KCET, ठीक है, KCET, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो वो सारे एग्जाम्स आपको देने होते हैं इंजीनियरिंग में, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो अब हर जगह वहां पे उनका नीट का मार्क्स कंसीडर किया जाता है। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट नीट का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए आपका, नीट में आपको ठीक ठाक मार्क्स आने चाहिए, तभी वहां पर आपको एडमिशन
मिल पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि मेडिकल का जो भी एडमिशन होगा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको जो भी क्वालिफाई करना है, दैट इज नीट एग्जाम उनको क्वालिफाई करना जरूरी है, एंड नीट में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। एंड जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको जेई मेंस, जेई एडवांस या बिटसेट, वेबजी, केसीईटी कहीं भी आप अगर अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे देन यू विल गेट अ गुड कॉलेज इन इंडिया। ओके, एंड इंडिया में करीब 100 ऐसे कॉलेजेस हैं जो काफी बेहतरीन हैं, काफी बेहतरीन उनका नाम है एंड काफी ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स वहां से लगते हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस पर कि कौन से जो टॉप 100 कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, क्या परसेंटाइल्स आपको चाहिए होती है, किस तरह से आपको काउंसलिंग होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता रहा हूँ कुछ दिनों के बाद। अभी फिलहाल में ये आपको मैंने आपको बता दिया जो कुछ रेपुटेड एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, जो जेई मेंस और जेई एडवांस वाला एग्जाम है, इसमें जेई मेंस जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलता है, ठीक है। जो जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। एंड अगर जेई मेंस में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप कहीं भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, डिप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके जेई मेंस में अच्छे मार्क्स हैं। तो अगर जेई एडवांस भी आपने क्वालिफाई किया है, जो जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद होता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं आईआईटी, ठीक है, आईआईटी वाला एग्जाम जेई एडवांस। तो अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करके जेई एडवांस में जा रहे हो, जेई एडवांस में जा रहे हो, अगर आपने जेई एडवांस भी क्वालिफाई कर गए तो आईआईटी में एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेई मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई कर रहा होता है आईआईटी के लिए। एंड अगर आपने सिर्फ जेई मेंस क्वालिफाई किया तो आपको एनआईटी मिलेगा एंड आपको जो भी अदर रेपुटेड कॉलेज हैं वहां आपको एडमिशन मिल सकता है। अब एक चीज कि क्या आईआईटी ज्यादा बेटर है, एनआईटी ज्यादा बेटर है, तो नो डाउट आईआईटी इज फार बेटर देन एनआईटी, बट एनआईटी इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है, एनआईटी भी बैड नहीं है। एनआईटी कहीं मामलों में, किसी मामले में कम नहीं है आईआईटी से। दोनों रेपुटेड कॉलेज है, दोनों का जो ब्रांच है दोनों बहुत बेहतरीन अपने आप में टॉप ब्रांच है। आपको कोई भी कॉलेज मिले, बेहतरीन कॉलेज, आपको बेहतरीन प्लेसमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। एनआईटी, आईआईटी, कई बार तो एनआईटी के बच्चे ज्यादा प्लेसमेंट लेकर चले जाते हैं आईआईटी वालों से। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी ज्यादा बेस्ट है, एनआईटी ज्यादा बेस्ट है, 19-20 है दोनों, ठीक है। कंपैरेटिवली बहुत काफी कम वेरिएंस है, आप देख सकते हैं, बट आईआईटीज आर मोस्ट प्रिफरेबल, ऐसा होता है, ठीक है। एडवांस का एग्जाम काफी टफ होता है एंड आईआईटीज आर मोस्ट प्रिफरेबल। सो मैं ये कहूंगा कि आप एडवांस तक की प्रिपरेशन करो, एंड अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे तो मेंस का तो प्रिपरेशन अपने आप ही हो जाएगा। ओके, सो अब देखो मैं आपको मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग के आपको देने हैं, ठीक है, मेडिकल के लिए कौन सा एग्जाम्स देना है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में है कि आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग में जो जो एग्जाम्स देने हैं सब आप समझ गए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो चूंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं आपको यहाँ फिजिक्स के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझाऊंगा, ठीक है। एंड फिजिक्स का ओवरव्यू दूंगा कि फिजिक्स में देखो ये चैप्टर है, ये चीजें पढ़नी है, एंड आप इस तरह से पढ़ोगे, ये बुक्स फॉलो करोगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको फिजिक्स क्लास 11th का किस तरीके से पढ़ना है, एंड पूरा 11th का जो फिजिक्स है उसका क्या कंटेंट है, इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो अगर आप पूरी 11th की जो फिजिक्स है उसको समराइज करना चाहें कि पूरा 11th का फिजिक्स किस पार्ट को डील करता है, तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा 11th का फिजिक्स है दैट इज मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स कहते हैं हम उसको। पूरे 11th में आपको फिजिक्स में मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। अब सवाल ये है कि मैकेनिक्स क्या है, तो पहले मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हैं एंड कौन कौन से पार्ट्स को रखा गया है क्लास 11th के मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद एक एक करके मैं चैप्टर्स के नाम बताऊंगा आपको, एंड किन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी, उस तरह से मैं आपका इंटरेस्ट जो है पूरी तरह से डेवलप करूंगा फिजिक्स में। एंड लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, किस तरीके से अदर जो भी रेपुटेड बुक्स हैं, जो भी प्रेस्टिजियस बुक्स हैं आपको सॉल्व करने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना एंड, ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। तो वहां पर, ठीक है, आप कह सकते हैं इट इज दैट एरिया ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वैसा एरिया, ठीक है, जो कि फोर्स के बारे में, ठीक है, मोशन के बारे में डिस्कस करता है,
ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोशन होता है, तो मोशन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का होता है। बहुत कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, छोटे छोटे एकदम, जिनका मास भी हम नेग्लेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मास। और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारा कार है, ठीक है, बस है। तो इस तरह की चीजें भी, काफी हैवी मास वाली चीजें भी मोशन करती हैं। प्लैनेट्स का मोशन है। तो ये जितने भी तरह का मोशन पढ़ना होता है, ठीक है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इट इज दैट एरिया ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आप मैकेनिक्स कह सकते हैं। मेक श्योर कि आप पेन पेपर लिए हुए एंड आप उसका नोट बना लो, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपको आगे फिजिक्स समझने में। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन सा सिलेबस का क्या क्या पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट को आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं कि मैकेनिक्स में आपको फोर्स एंड मोशन के बीच का जो रिलेशन है, वो सब चीजें पढ़नी होती हैं। अब जो 11th का मैकेनिक्स है, ठीक है, 11th का जो मैकेनिक्स है, पूरा 11th तो पहले बात मैकेनिक्स ही है, ठीक है। तो 11th का मैकेनिक्स आपको कैसे पढ़ना है, तो शुरू में जो आप चीजें पढ़ेंगे, शुरू में 3 बेसिक चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। मैं जब चैप्टर का नाम बता रहा हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन 3 बेसिक चैप्टर हैं जिनको पढ़ने के बाद ही आप क्लास 11th या 12th का भी फिजिक्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा आप वेट करो। अब मैं मैकेनिक्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड किस तरह से स्टडी करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स का टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ 4 पार्ट है, तो मैं यहाँ एक एक करके इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है। एंड मेक श्योर कि आप इसको नोट करते रहें। तो जो सबसे पहला पार्ट है, इसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी मैं इसके नाम लिख देता हूं चारों पार्ट्स के, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इन चारों पार्ट्स का क्या मीनिंग है, क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी होती हैं, एंड 11th में आपको किस पे फोकस करना है, ठीक है। पहला पार्ट आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है। दूसरा पार्ट जो है आपका वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरा जो पार्ट है आपका दैट इज स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एंड जो आपका चौथा पार्ट है ये है आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इतना ही नहीं है, और भी है बहुत कुछ, बट अभी ये मेजर 4 चीजें आप समझो, ठीक है, कि ये 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एंड इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा एंड हम जो क्लास 11th का जो फिजिक्स है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो, हम वैसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मैकेनिक्स की बात हो रही है तो यहाँ एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि बात अगर हो रहा है कुछ भी तो वो मोशन का ही बात होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइजेस पर ये अलग अलग तरह से मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है थोड़ा सा अलग है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वैसे ऑब्जेक्ट्स का मोशन पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम वैसे ऑब्जेक्ट्स का मोशन पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते हैं। मतलब या तो मीडियम साइज के ऑब्जेक्ट होंगे या तो लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। पर एक चीज तो गारंटीड है उसमें कि छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके मोशन के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा किया गया है। पर ऐसा नहीं कर सकते कि केवल छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी होगा, उनके मोशन के बारे में स्टडी होगा। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो यहाँ पर लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका भी मोशन डिस्कस किया जाएगा। तो उस पार्ट को हम कहेंगे कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का भी फर्दर डिवाइडेड कुछ पार्ट्स है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन थ्योरम एंड ऑन, उसके बाद बहुत सारा हैमिल्टन इक्वेशंस एंड बहुत सारी चीजें। तो वो खैर आपको ऑनर्स के, अगर आप आगे कभी फिजिक्स पढ़ोगे डिटेल में तो वहां पर पढ़ना होता है। खैर मैं अभी आपको इतना बता रहा हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में वैसे पार्टिकल्स के मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि वैसे पार्टिकल्स जो नॉट टू स्मॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, इनके मोशन के बारे में पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है देखो, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स इन द सेंस बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, काफी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, तो स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं
क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, देखो तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काफी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो ये चीजें आपको पढ़नी होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो यहां मैं लिख देता हूं आपको वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आ गया। एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है, तो ये थोड़ा काफी मजेदार होता है। एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक आपने शायद नाम सुना हो, फिजिक्स में एक चैप्टर है, चैप्टर क्या पूरा एक अलग ही डोमेन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां पर अगर आप एक आप एक रॉड लेकर के ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो किसी ऐसी चीज में ट्रेवल कर रहे हैं जिसका जो स्पीड है वो स्पीड कंपेरेबल टू है स्पीड ऑफ लाइट के, मतलब ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, या उसी के काफी हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर आप किसी रॉड को लेकर के किसी चीज में मूव कर रहे हैं, या अगर जो आपने वॉच पहना हुआ है तो वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं कि अगर आप रॉड लेकर के मूव कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेकर के मूव कर रहे हैं, तो उसका लेंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिक्रीज या इंक्रीज कर जाता है। अब लेंथ ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहने वाली है किसी भी चीज की, बट अगर हम हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर लेंथ जो है डिक्रीज होता हुआ दिखता है, ठीक है, हम उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड टाइम जो है, टाइम स्लो हो जाता है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लोअर, ठीक है, मूविंग क्लॉक्स जो है वो स्लो रन करते हैं या फास्ट रन करते हैं, इस तरह की चीजें होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। एंड वहां पर हम हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो भी चीजें होती हैं वो काफी हाई स्पीड्स पर होती हैं, ठीक है, हाई स्पीड्स, मतलब नॉर्मली वो स्पीड ऐसा पॉसिबल नहीं है हर बार कि आप वैसा स्पीड बना लें, पर काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। सो आई होप आप ये मैकेनिक्स का जो 4 पार्ट है, क्लासिकल, क्वांटम, स्टैटिस्टिकल, रिलेटिविस्टिक, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर 11th में आपको जो मैकेनिक्स पढ़ना है दैट इज बेस्ड अपॉन मैक्सिमम, ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप बेस्ड अपॉन क्लासिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, पर बहुत बेसिक तरह का मैकेनिक्स है, ठीक है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से क्लासिकल है या पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल है, ऐसा भी नहीं कह सकते, पर आप कह सकते हैं कि मैकेनिक्स का जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स का ज्यादातर पार्ट है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्लास 11th के फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं उनका नाम लिखूंगा, ठीक है, एंड उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से उसको भी पेन पेपर लेकर के नोट करते रहो। ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताया कि मैकेनिक्स का ये पार्ट है, एंड ये चीजें पढ़नी होती हैं ताकि आपको ज्यादा फील आए कि हाँ ये सारी चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। तो अब मैं आपको रोड मैप बताने जा रहा हूं कि क्या रोड मैप होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या तरीका होगा, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स को, ठीक है। सो आप देखो ध्यान से, फिजिक्स को अप्रोच करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, क्लास 11th का फिजिक्स का जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं, पहला जो चैप्टर है मैं उसका नाम लिखता हूं यूनिट एंड डिमेंशंस, ठीक है, पहला चैप्टर जो है दैट इज यूनिट एंड डिमेंशंस। दूसरा जो चैप्टर है आपका इसमें दैट इज आपका बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। एंड जो इसमें तीसरा चैप्टर है दैट इज वेक्टर्स। अब देखो ये मैं 3 चैप्टर लिखने के बाद थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पर एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। देखो ये 3 चैप्टर अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे के जो भी 12th में आपको पढ़ना है फिजिक्स, या आपको 11th में भी आगे जो फिजिक्स पढ़ना है, आपको समझ नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 99% कंटेंट समझ नहीं आने वाला है अगर आपने ये शुरुआत के 3 चैप्टर्स नहीं पढ़े। तो देखो अभी तुरंत एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई किसी का आदत होता है पहला चैप्टर उठाया फिर पीछे से 5वां चैप्टर उठा लिया। तो ये गलती मैंने भी की थी कि जब मैं 11th में था तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रहा था, अभी डायमेंशनल फॉर्मूले वगैरह ही पढ़ रहा था, मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो सारी चीजें उठा करके पढ़ने लगा था, एंड मुझे मतलब पूरा बाउंसर चला जाता था, कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या है नहीं है, तो वो काफी डिमोरलाइज हो जाता। चूंकि अपने से पढ़ने का प्रयास कर रहा था, मेरे बोर्ड्स के बाद जो गैप थे मैं उसमें पढ़ रहा था, तो अपने से पढ़ने का प्रयास कर रहा था, कोई ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, एंड यूट्यूब पे उस टाइम बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, तो किस तरीके से पढ़ना है ये उतना समझ नहीं था, तो मैं पढ़ता जा रहा था बस, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था मुझे। तो ये गलती ना करें, ठीक है। ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप कोई अदर चैप्टर समझ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब ये 3 चैप्टर पढ़ के आप आगे
पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, डेरिवेशंस बनाने लगेंगे, क्वेश्चंस लगाने लगेंगे, तो आपको समझ आएगा, ठीक है, कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ये गलती ना करें, पहले ये 3 चैप्टर ही पढ़ें, ठीक है। एंड इन 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर आप समझ गए तो आप आगे भी कभी फिजिक्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में पढ़ो, या अगर आप कभी नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंस भी कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये 3 चैप्टर तो मस्ट है कि शुरुआत के 3 चैप्टर्स आप काफी पेशेंस रखें और काफी बेहतरीन ढंग से समझो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशंस में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे यूनिट एंड डायमेंशंस में, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको कि देखो कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत हमेशा होती है फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इसीलिए कहा भी गया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, कि बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स को डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो आपका आप कह सकते हैं नॉर्मल जो कैलकुलस का पार्ट है, तो बेसिक कैलकुलस आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। एंड आपको पहले ही इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता दी जाएंगी ताकि आप फिजिक्स में अच्छे से आप समझ पाए, चीजों को समझ पाए, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। और एक और चैप्टर है आपका, तो ये दोनों ऑलमोस्ट मैथ का ही पार्ट है, ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट मैथ का ही पार्ट है। ये आपको 12th में, क्लास 12th में कैलकुलस में पढ़ना है। कौन सा पार्ट? ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट। एंड जो वेक्टर्स है ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में ही, बुक 2 में है, ठीक है। 2 बुक होती हैं यहाँ पर 11th 12th में, 2 एनसीईआरटी बुक होती हैं। तो बुक 2 में आपको वेक्टर्स पढ़ना है, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, 3D वेक्टर्स एंड 3D। तो वो सारी चीजें आपको क्लास 12th में पढ़नी है। बट अभी आपको फिजिक्स में जितना यूज होगा, ठीक है, जितना यूज होगा ऑलमोस्ट आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ आप पढ़े रहेंगे तो 12th में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कि ये 3 चैप्टर्स आर द पिलर्स, ठीक है। एंड इसके बाद ही आप किसी चीज को डिस्क्राइब करो, किसी चीज को समझो, फिजिक्स में आगे बढ़ो तो काफी मजा आएगा आपको। एंड इसके बाद जो चैप्टर्स हैं अब मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ओके। सो जो इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं उसमें देखो जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है, किसी एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, या तो एक्स की तरफ जा रहा है, या पॉजिटिव एक्स जा रहा है, या नेगेटिव एक्स जा रहा है, या तो वाई पॉजिटिव जा रहा है, या तो वाई नेगेटिव, कहीं एक जगह से ओरिजिन से कहीं एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स का मोशन को हम कहेंगे कि वो 1 डायमेंशनल मोशन है। जब केवल और केवल आपका एक ही एक्सिस चेंज हो रहा हो, ठीक है, एक ही एक्सिस चेंज हो रहा हो, या तो अगर एक्स पे जा रहा तो या तो मान लो 5 पे चला गया, ठीक है, 5 मीटर लेट से, ठीक है। अगर आपने मीटर में यहाँ पर ऐसा स्केल किया हुआ है तो 5 मीटर लेट से आगे गया एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे, तो आप कहेंगे कि 5 गया आगे, ठीक है, 5 आगे, तो ये एक्स ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक्स में भी 5 चला गया। जैसे मान लो ये पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे, लेट से दिस पॉइंट इज पी एंड इसका कोऑर्डिनेट अगर आप बताओ 5,4 दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक 5 है और जो वाई है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है। तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पी पॉइंट है और यहाँ से मान लो क्यू पॉइंट पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो देखो यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे भी क्या है, एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब वो 2 डायमेंशनल मोशन है, वहां दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से लेके लेट से आर पॉइंट तक गया जिसका कोऑर्डिनेट है 5,0 या 5 मीटर, आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस अगर हमने मीटर में लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे ये 1 डायमेंशनल मोशन है। तो उसके बाद वाला जो चैप्टर जो मैंने वेक्टर्स के बाद बताया कि आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, तो वहां पर 1 डायमेंशनल मोशन में आपको यही समझना है कि जब एक एक्सिस चेंज हो, आपका एक डायमेंशन चेंज हो, तो आप कह सकते हैं ये 1 डायमेंशनल मोशन है। एंड 1 डायमेंशनल मोशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है इसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। तो काफी मजेदार होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एंड इस पे बेस्ड काफी एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी गिवन है आपको, ठीक है। तो खैर वो सब आगे की बातें हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया, थोड़ा सा ये चीज बताई कि ये चीजें होती हैं 1 डायमेंशनल मोशन में। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका वो है 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब मोशन का ही पार्ट है, ठीक है,
वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। शॉर्ट में आप इसको काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं, दोनों को मिला करके, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या है, तो वो सारी चीजें आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वो सब हम डिस्कस करेंगे वहां पर। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन, उसके बाद आपको पढ़ना है वन डायमेंशनल मोशन के बाद। तो लेट से जैसे मान लो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम सुना होगा मे बी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मान लो आपने कभी मेंढक को उछलते हुए देखा है, किस तरीके से उछलता है। अगर मान लो इस पॉइंट पे मेंढक है तो उछल के किस तरह से जाएगा, इधर जाएगा, फिर इसके बाद किधर उछलेगा, इधर उछलेगा, ठीक है। अगर आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो वो उड़ करके ऐसे गया, देन फिर ऐसे उड़ करके गया। तो ये इस तरह का जो मोशन आपको दिख रहा है ना, इसको वैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे टाइप हैं। अभी बस आप इतना मतलब समझो कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। एग्जाम्पल तो देखो भाई, एग्जाम्पल ऐसे मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया, हवा में ऐसे फेंक दिया, तो ऑब्जेक्ट ऐसा उड़ करके इस पॉइंट पर आ गया। ये पॉइंट का लेट से P पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से उड़ करके आया, तो अगर आप इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात अगर आप R करें एंड ये पॉइंट अगर आप Q मान लो, तो देखो R का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एक X एक Y। यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक X और एक Y। तो यहाँ देखो दो दो डायमेंशन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट हवा में ऊपर जा रहा है तो इसका X भी इंक्रीज कर रहा है, इसका Y भी इंक्रीज कर रहा है, तो दो दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं आप टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली अ टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी बहुत सारी होंगी। ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल भी बहुत अलग अलग तरह के होती हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे होंगे सेकेंड टू डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद जो मैंने आपको शुरू के 3 चैप्टर्स बताए, ठीक है, शुरू के कौन से 3 चैप्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स। उसके बाद जो 2 चैप्टर आते हैं दैट इज वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन। तो मेक श्योर आप पेन पेपर लेकर के इन चीजों को नोट करते रहो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको इंटरेस्ट जगाएंगे फिजिक्स में। आपको पूरा पता होगा कि हाँ हमको इस तरीके से ये चीजें फॉलो करनी है, ये चीजें पढ़ना है, तो आप काफी मजेदार हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ एंड उसके बाद इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन के बाद आपको पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये काफी मजेदार चैप्टर है, 11th फिजिक्स का काफी मजेदार चैप्टर में आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शॉर्ट में हम इसको NLM भी बोलते हैं, ठीक है, NLM भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, वहां पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हूँ हर चैप्टर के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जैसे मान लो ये एक ऐसा यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, यहाँ एक बॉडी हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बॉडी का मास है लेट से m, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे अभी इस टाइम पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्सेस को आप डायग्राम से शो करेंगे एंड उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। शॉर्ट में हम बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे उस तरह की चीजें पढ़नी होती हैं, आपको ऑब्जेक्ट्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू विच आपको जो भी एक्सेलरेशन दिया होता है उसको न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन का जो इक्वेशन है F = ma, उसको यूज करके जो नेट फोर्स निकालते हैं एंड देन कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग चीजें सॉल्व करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर करनी होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कुछ भी, बस अभी इतना समझो कि उस जो चैप्टर हमने पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, उसके बाद हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड उसके बाद हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो वो यहाँ पर फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। तो सर्कुलर मोशन इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। एंड सर्कुलर मोशन के बाद आपका जो चैप्टर आता है दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्क, पावर एंड एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एंड वर्क, पावर, एनर्जी को आपको समझना है कि वहां पे वर्क बताया जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। और वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काफी बेहतरीन और काफी टफ भी कह सकते हैं आप, काफी टफ क्वेश्चंस भी होते हैं इस पे वर्क, पावर, एनर्जी वाले चैप्टर में। तो वो सारी चीजें पढ़नी होती है, तो आप इसको भी नोट कर लो एंड इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा, आगे बताते जाऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट है आपका देखो दैट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स, ठीक है। तो ये पार्ट पढ़ना है आपको, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो ये देखो आपको पढ़ना है कब, वर्क, पावर, एनर्जी के बाद। वर्क, पावर, एनर्जी के बाद ग्रेविटेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं ग्रेविटेशन सजेस्ट करूंगा आपको कि आप
इन द एंड पढ़ो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशन भी पढ़ सकते हैं इससे पहले, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके बाद आप सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स पढ़ो, ठीक है। किसके बाद? वर्क पावर एनर्जी के बाद। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर आता है दैट इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन जहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड बहुत सारे जो भी रिजिड बॉडीज हैं उनके क्या क्या सेंटर ऑफ मास पे रिलेटेड, एंड उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें समझनी होती हैं। रोटेशन में प्योर रोलिंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीजें। तो रोटेशनल मैकेनिक्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स काफी ज्यादा वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स में से माना जाता है मैकेनिक्स के, क्लास 11th के, और काफी मजेदार क्वेश्चंस होते हैं इस पे, पर बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लेता है ये चीज, ठीक है, और बहुत मजा भी आता है इसको पढ़ने में। पर ये सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड रोटेशनल मैकेनिक्स काफी अलाइन है एक दूसरे से, काफी ज्यादा मैच करता है। बहुत सारी चीजें सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स की यहाँ पर यूज होती हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स के केस में यूज होती हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद जो आपका चैप्टर आएगा दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको हीट का फ्लो किस तरीके से होता है, हीट का मोशन, ठीक है, हीट फ्लो किस तरीके से होता है, हीट का मोशन किस तरीके से, यहां पर हम चीजें पढ़ रहे थे अभी तक, जो भी हमने रोटेशनल मैकेनिक्स तक चीजें डिस्कस की, वहां पर या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, नॉर्मल मोशन की बात हो रही है। यहां पर अब देखेंगे हम जिस चीज को देख भी नहीं सकते, हीट को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट किस तरह से फ्लो करता है, तो वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले केस में हीट का फ्लो पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है। थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, जैसे गर्मी के टाइम में एफिल टावर का हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठंडी के टाइम में एफिल टावर का हाइट थोड़ा सा कम होता है। तो ये सारी चीजें सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एफिल टावर का हाइट कैसे बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है। रॉड का जो लेंथ है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर घटने के साथ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो सारी चीजें आप रियल लाइफ में नोटिस नहीं कर सकते, बट वो काफी कम मात्रा में ही घटता बढ़ता है, ठीक है। एरिया एक्सपेंड हो जाता है किसी चीज का, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये सारी आप चीजें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हीट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, वहां पर आपको यंग्स मॉडुलस, वो सारी चीजें, तो वो खैर इसके अंदर ही आ गया, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना होता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ो या पहले भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद वाला जो आपका पार्ट आता है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड किसको कहते हैं, या तो लिक्विड्स को कहेंगे या तो गैसेस को कहेंगे, लिक्विड्स और गैसेस को कहते हैं फ्लूइड्स, है ना। तो अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है, लिक्विड और गैसेस किस तरह से ट्रेवल करेंगे, किस तरह से मोशन होगा उनका। तो लिक्विड्स का मोशन होगा अलग अलग तरह के, जैसे मान लो इस तरह से मैंने एक यूट्यूब ले लिया, ये वाला यूट्यूब नहीं जो आप देख रहे हैं, ये वाला यूट्यूब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेट्स से। तो लिक्विड्स का मोशन, फ्लूइड्स का मोशन किस तरह से होगा, इस पे अलग अलग पॉइंट पे, किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है, वो सारी चीजें। और बर्नौलिस थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम भी है वहां पे, बर्नौलिस थ्योरम एंड वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वो सारी चीजें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी होती है। तो लिक्विड का फ्लो, ठीक है, किस तरीके से होता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स 2 पार्ट हैं, तो वो चीजें आपको पढ़नी होती है वहां पर। तो खैर ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया, यहाँ पर आपको लिक्विड्स एंड गैसेस का जो भी मोशन है वो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका जो पार्ट आता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद वाला जो पार्ट है आपका दैट इज एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है, एसएचएम एंड वेव्स। अब एसएचएम का क्या मतलब है, तो एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। वेव्स क्या होता है ये पढ़ना है, एसएचएम क्या होता है ये पढ़ना है, एंड इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्लास 12th में जो वेव ऑप्टिक्स है वो समझने में आसानी होगा, वेव्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जेई
ऑलमोस्ट हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो वो जितना भी चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन सब से एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ज्यादातर रोटेशनल मोशन के केस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार पेपर को टफ या लेंथी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एसएचएम एंड वेव्स वाला पार्ट है, ये आप कह सकते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट में आपको कहूंगा कि लास्ट आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन आप लास्ट में पढ़ना, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले से, ठीक है। तो याद रखने में ज्यादा सुविधा होता है, इसीलिए ग्रेविटेशन आप एंड में पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी पढ़ सकते हैं। एंड काफी इजी माना जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशन काफी इजी माना जाता है 11th के फिजिक्स में। तो ये मैंने आपको जो भी चीजें, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना था, इसके बारे में ओवरऑल पूरा व्यू दे दिया है, ठीक है। तो अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा समराइज करूंगा एंड एट द एंड अब मैं आपको कुछ ही मिनट में बताने वाला हूं कि कौन से बुक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है, फिजिक्स के लिए कौन से बुक्स को फॉलो करना है, और भी जो मैथमेटिक्स है, जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है या एंड जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, तो वो बायो जो लोग लेंगे तो उनके लिए भी मैं बुक लिस्ट वाला एक वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी, ठीक है। उसमें मैं तीनों के लिए, तीनों चारों जो भी सब्जेक्ट है, मैं सबके लिए बुक लिस्ट आपको सेलेक्ट करके बताऊंगा कि ये बुक लिस्ट बेटर है एंड इस तरह से आपको अप्रोच करना है। सो एज ऑफ नाउ की कोचिंग्स जो है सारी बंद है, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं जो आगे पब्लिश होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स के लिए, एंड बाकी अदर बहुत बेहतरीन चैनल्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की क्लास 11th के फिजिक्स में, ओके। तो सबसे पहले हमने जो चीजें पढ़ी, देखो जो चीजें समझा कि कौन कौन से चैप्टर से हमारा सबसे पहला जो चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा जो आपका था उसके बाद क्या था बताओ, तो ये था आपका बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो मैं इनको शॉर्ट में लिख करके आपको कुछ अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कुछ कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, उसको ऑब्जर्व करना अभी, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद है हमने वेक्टर्स, उसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एंड इसके बाद ठीक है आपको ये पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मैंने देखो सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद ही जस्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक फ्रिक्शन वाला पार्ट मैंने आपको मैं बताना भूल गया आई गेस, यहाँ पे फ्रिक्शन भी पढ़ना होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन भी पढ़ना होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो सब सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्रिक्शन के बाद आपका आ गया वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। एंड उसके बाद सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के बाद रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स आप कह सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये देखो, ये देखने से लग रहा है कि बस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना होता है इसके अंदर। तो बस ये देखने में लग रहा है कि एक चैप्टर है, बस इसके अंदर 4-5 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना होता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, या तो यंग्स मॉडुलस, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है दैट इज आई गेस एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है, एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कहूंगा ग्रेविटेशन पढ़ो, वैसे ग्रेविटेशन बुक 1 के एंड में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कोई बात नहीं है, आप ग्रेविटेशन एंड में पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, और कुछ है भी नहीं उसमें, काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल समरी मिला, ठीक है। एंड एक और चैप्टर हमने डिस्कस करा था दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम एंड वेव्स के बाद, या इससे पहले भी, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ या ऊपर ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये देखो ध्यान से, अब इतने सारे चैप्टर्स आपको 11th में पढ़ने हैं, ठीक है। और ये चैप्टर अपने आप में काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं। शुरुआत के 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको कोई एक्स्ट्रा चैप्टर पे ऐड करना है, एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना है। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप कुछ करो, ठीक है। एंड ये 3 चैप्टर काफी ज्यादा यूज होंगे पूरे 11th-12th के फिजिक्स के दौरान। आपको ये 3 चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स वाला पार्ट आपको यूज हो रहा होगा, ओके। अब देखो ध्यान से,
ये पूरा जो आप देखेंगे ध्यान से, आपको हर जगह ये 3 चैप्टर को, जो बेसिक चैप्टर इनको छोड़ दो, यहां से देखो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्ट्स के मोशन, या तो कार मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन में 1 डायमेंशनल मोशन में आपको जो एक क्वेश्चन होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, वो आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का भी है क्वेश्चन वो, कि थीफ एक कार पे जा रहे हैं, पीछे से पुलिस जो है उसका पीछा कर रही है, एंड वो किस टाइम पे उसको पकड़ लेगा, इस तरह के क्वेश्चंस, काफी मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। तो वो उस तरह की क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोटा मोटी जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप देखेंगे कि इस तरह से एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, एंड इधर एक बॉक्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक बॉक्स है, कई बार इसमें इसके नीचे 1-2 बॉक्स और जोड़ देंगे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए, काफी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसका मास कुछ है, इसका मास कुछ है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो आपको इक्वेशन बना करके लिखना होता है, कांस्टेंट रिलेशंस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के बारे में देखेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन से लेकर वर्क, पावर, एनर्जी तक, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप किसका मोशन देखेंगे, फ्लूइड्स का मोशन, जैसे गैसेस किस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, लिक्विड्स किस तरह से मूव करेंगे, एंड इसमें भी 2 पार्ट मैंने आपको बताया, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, तो वो चीज आप डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, ठीक है, पोइजली इक्वेशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें, पोइजली इक्वेशन में क्या करेक्शन करने होते हैं, वो सारी चीजें आप एडवांस लेवल की चीजें देख रहे होंगे। फिर सेंटर ऑफ मास वाला चीज आपका देखो, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाला पार्ट आप पढ़ेंगे। उसके बाद रोटेशनल मोशन, जो काफी टफेस्ट माना जाता है, काफी मजेदार भी, और काफी एफर्ट भी आपसे मांगेगा, ठीक है, काफी क्वेश्चन इसके मजेदार होते हैं। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ देखो, यहाँ रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर फिर आपको ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में आ गया नॉर्मल। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको देखो लिक्विड्स के मोशन और जो गैसेस है उनके मोशन के बारे में आप क्या आ गया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट फ्लो किस तरह से करता है, हीट का मोशन किस तरह से होता है, ये चीजें आपको पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, उसके बाद कि अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें पढ़ना है। एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी एक तरह का मोशन है, आप पढ़ेंगे, ठीक है, एंड इसके लिए इक्वेशन होता है, बहुत सारी चीजें। एंड वेव्स क्या होता है, वेव्स का मोशन किस तरह से होता है, ठीक है, वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे। फिर ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स का मोशन किस तरह से होता है, तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो आप शुरू से देखो ना, शुरू से लेकर के एंड तक केवल मोशन मोशन एंड मोशन, ठीक है, मोशन एंड फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो आप कह सकते हैं ना कि पूरा 11th का जो फिजिक्स है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स। तो यही मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि पूरा 11th का जो फिजिक्स है वो मैकेनिक्स है। ओके, सो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखो ध्यान से, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं फिजिक्स के लिए। मैं यहां लिख देता हूं कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। तो जो एक बुक है आपका एनसीईआरटी, तो ये तो आपको हर किसी को बनाना है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, सारे चीजें आपको बनानी है। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। अब एनसीईआरटी के बाद आप एक रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, वो बुक भी मस्ट है अगर आप जेई प्रिपरेशन या अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक मस्ट है। दैट इज एससी वर्मा, ठीक है, एक ऑथर है एससी वर्मा, जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। इनका पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है, ठीक है, आप सब फेमिलियर होंगे इनसे, इनका नाम काफी बड़ा है। एंड दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये बहुत बड़े, वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम अभी हैं, और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। इनका जो बुक है बहुत फेमस है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो ये बुक आप जरूर ले लो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी है एंड एससी वर्मा आपको बनाना है, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 आपको बनाना है 11th के लिए। वैसे वॉल्यूम 1 में जो आपका वो वाला पार्ट है, आपका ऑप्टिक्स वाला पार्ट डाल दिया गया है, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। खैर वो आपको समझ आ जाएगा, आप बुक लोगे तो आपको एनसीईआरटी के अलावा एससी वर्मा फॉलो करना है। तो ये 2 चीज तो आपको करनी ही करनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत लोग आपको कहेंगे कि तुम यार रेसनिक हेलिडे पढ़ लो। मैं यहाँ लिख देता हूं रेसनिक हेलिडे, ठीक है, रेसनिक हेलिडे पढ़ लो। कोई कहेगा ऐसे लड़ोरा पढ़ लो, ठीक है, ऐसे लड़ोरा पढ़ लो। कोई कहेगा डीसी पांडे पढ़ लो, ठीक है, डीसी पांडे वाला जो बुक है। फिर बहुत सारी बुक, और भी बहुत सारी बुक आती हैं। तो जो रेसनिक हेलिडे है, ठीक है, ये नो डाउट ये बहुत बेहतरीन बुक है, एंड एक फॉरेन ऑथर है रॉबर्ट रेसनिक, पीटर हेलिडे एंड जेरल्ड वॉकर, ये 3 लोगों ने मिलकर के इसको लिखा है। तो ये बुक मैंने खुद ने भी पढ़ी है, और काफी टफ बुक आप कह सकते हैं। एक और बुक है दैट इज आई.ई. इरोडोव, ठीक है, आई.ई. इरोडोव। तो ये इरोडोव के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा शुरुआत में,
ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, अगर आप एनसीईआरटी एससी वर्मा बनाने के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, तो आप डेफिनेटली इरोडॉफ के क्वेश्चन सॉल्व करो इफ यू आर टारगेटिंग जेई एडवांस। ठीक है, अगर आप आईआईटी टारगेट करना चाहते हैं तो इसके क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि आपको ये बनाना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रेस्निक हेलिडे भी आप पढ़ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इनहेंस करने के लिए फिजिक्स में, एंड काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ रेस्निक हेलिडे, मैंने खुद ने भी पढ़ी है। तो और काफी क्वेश्चंस लेकिन इसके बहुत टफ होते हैं, तो वो क्वेश्चंस बनाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। एसएल अरोड़ा इज नॉट अ बैड बुक एट ऑल, काफी बेहतरीन बुक है। डीसी पांडे एक बहुत बेहतरीन बुक है। एससी वर्मा और डीसी पांडे, या तो आप एनसीईआरटी के बाद या तो डीसी पांडे बना लो या तो एससी वर्मा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डीसी पांडे इज वेरी गुड बुक। एससी वर्मा भी बहुत बेहतरीन बुक है, तो आप वो भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स मैंने लिखे हैं जो आप बना सकते हैं। एंड इसके अलावा देखो, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटी लो, या तो एससी वर्मा बना लो या तो डीसी पांडे बना लो, या अगर कोई एससी वर्मा बना रहा है डीसी पांडे दोनों बना रहा है तो वो बेवकूफी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाओ, कोई एक बुक पे टिके रहो। ठीक है, आपका जो कंटेंट है, आप जहां से पढ़ रहे हैं ना, वो ज्यादा रिसोर्सेस ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 100 बुक बनाने से ज्यादा बेटर है कि एक बुक को 100 बार बनाया जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने ये गलती खुद भी करी है कि मैं बहुत सारा बुक्स बनाता था, तो ऐसा एट द एंड क्या होता था, आप किसी बुक में 50% आपने बनाया, किसी बुक का 60% बनाया, कुछ नोट्स आपने बना लिए, नॉलेज थोड़ा इनहेंस हो जाता था, बट एट द एंड आपको जो है वो उतनी चीजें याद नहीं रह पाती। आप पढ़ लेते एक टाइम पे, आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो काफी एडवांस लेवल तक पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप सोचो आपके एग्जाम्स नजदीक है, तो आप क्या फिर से उतना रिवाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप एक बुक को ज्यादा अच्छे से बनाओ। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद कोई एक बुक फॉलो करो, मैं तो यही कहूंगा, एससी वर्मा फॉलो करो एंड डीसी पांडे, दोनों में से कोई एक फॉलो करो। एंड अगर उसके बाद भी अगर आपको और ज्यादा इनहेंस करना है फिजिक्स में अपने अंडरस्टैंडिंग को, तो आप रेस्निक हेलिडे या आइरोडॉफ के क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, ये मोर देन इनफ है। एंड देखो, एनसीईआरटी एससी वर्मा या डीसी पांडे, एक रेफरेंस बुक के बाद एक चीज आपको करनी है, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी के, प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको लगाने हैं हर चैप्टर के बाद, ये आपको बनाने हैं। तो ये चीज मस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाने ही बनाने हैं। आप एनसीईआरटी कर लो, आप एससी वर्मा कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाया कोई फायदा नहीं है। डीसी पांडे में देखो लेवल 1 लेवल 2 करके क्वेश्चंस दिए होते हैं, और उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी आई गेस दिए होते हैं, तो लेवल 1 लेवल 2 करके दिए होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड तो वो चीज आपको बनानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी का हो या बिटसेट का हो या कोई भी एग्जाम का हो, ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम का हो, आप बनाओ, आपको उससे काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा, या वीआईटी का हो, ठीक है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करना चाहता था कि ये सारी चीजें आप करो। ठीक है, आप एनसीईआरटी बनाओ, कोई एक रेफरेंस बुक लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, एंड देन अगर आपको लग रहा है कि आप और टाइम निकाल सकते हैं, देन आप गो फॉर रेस्निक हेलिडे एरोडॉफ। बाकी आपका यही प्रोटोकॉल है, यही तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो बुक्स वाला वीडियो मैं बनाऊंगा कि कौन कौन सा बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है फॉर जेई मेन्स, फॉर जेई एडवांस, फॉर आपका नीट है, ठीक है, अदर जो भी एग्जाम्स है उनके लिए कौन कौन सा बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उस सेपरेट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट मैंने इसमें आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं है। आप देखो, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, बुक्स के बारे में बताया है, और एक वीडियो मैं कुछ ही दिन में अपलोड करूंगा, बुक लिस्ट फॉर जेई मेंस, ठीक है, बुक लिस्ट फॉर जेई एडवांस, इस तरह से करके। तो बुक लिस्ट में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपलोड कर दूंगा। तो अब मेक श्योर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ सिंगल वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टिल देन, थैंक यू।